अगर जो डीप सी की फिशेस समुद्र के किनारे आ रही हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। मैक्सिकन कोस्ट पे और फिश देखा गया जो सिर्फ डीप सी में रहता है। हेलो एंड वेलकम यूट्यूब फैमिली। जो वीडियो अभी आपने स्क्रीन पे देखा, दैट इज नॉट अ वीडियो ओनली। वो केवल एक वीडियो नहीं था। वो वीडियो में जिस चीज की बात हुई करेंटली, दैट इज बिकमिंग द हाईली डिबेटिंग, द हाईली शॉकिंग एंड द हाईली रिसर्चिंग टॉपिक across the entire globe, because it is mainly concerned with the existence of humanity. जी हाँ, तो बात शुरू होती है मैक्सिको के एक बीच के कोस्ट पे एक फिश देखी जाने से। जी हाँ, एक फिश, मछली, नॉर्मल फिश। यू गाइज विल बी थिंकिंग व्हाट्स द बिग डील इन दैट। एक फिश ही तो है, अगर बीच के कोस्ट पे आ गई तो माइट बी पॉसिबल कि या तो कुछ इलनेस होगा तो उसकी डेथ हो गई होगी, वो ऊपर आ गई होगी, अदरवाइज वेव्स ने उसको स्ट्राइक किया होगा या सी स्टॉर्म्स वगैरह से वो आ गई होगी। सो व्हाट्स द बिग डील, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग एंड मेकिंग इट सच अ बिग डिबेटिंग टॉपिक। बात सिर्फ उस फिश की ऊपर आने से नहीं है, एक्चुअली मेन कंटेंट यहां से शुरू होता है। तो आपको बता दें कि फरवरी के ही महीने में एट बाजा कैलिफोर्निया सर, विच इज बेसिकली नियर द मैक्सिको पैसिफिक कोस्ट, a deep sea creature has been spotted by the locals. वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने एक डीप सी क्रिएचर को स्पॉट किया जो कि बीच के कोस्ट पर आ रखी थी। बेसिकली वो एक तरीके की फिश ही थी। डीप सी क्रिएचर्स बेसिकली वो क्रिएचर्स होते हैं जो डीपर जोन्स ऑफ ओशंस में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो उस क्रिएचर को उन्होंने स्पॉट किया। वहां के लोकल्स ने उसको स्पॉट करते ही यू कैन से पूरी जोग्राफी ही बदल दी, मतलब पूरा सिनेरियो ही बदल गया। ऐसा क्या था उस फिश में, ऐसा क्या था, उन लोकल्स ने ऐसा क्या स्पॉट किया जिसकी वजह से सब कुछ चेंज होने लगा और ये टॉपिक इतना हाईली डिबेटिंग और रिसर्चिंग टॉपिक बन गया। बेसिकली वो जो फिश थी वो एक साधारण सी दिखने वाली असाधारण ओर फिश थी। दैट वाज एन ओर फिश। सो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ओरफिश एक तरीके की डीप सी क्रिएचर है जो कि डीपर जोन्स ऑफ ओशन में पाई जाती है। अ काइंड ऑफ यू कैन से द स्लेंडर, हैविंग अ फ्लैट बॉडी, थिन बॉडी टाइप ऑफ क्रिएचर, अ रिगलिंग फिश। बेसिकली जो ओरफिश है दैट इज बेसिकली फाउंड इन द मेसोपेलाजिक जोन ऑफ द ओशन। सो हियर आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द वेरियस जोन्स ऑफ द ओशन। तो अगर हम बात करें तो ओशन के मेनली 3 जोन्स होते हैं। The topmost that is called as the photic zone, the middle one that is called as a twilight zone, and the bottom one that is basically referred to as the midnight zone. So photic zone नाम से clear है, that is related to photon or you can say light. So this is the light receiving zone. ये वो zone है जहाँ पे सबसे ज्यादा amount of light incident होता है and the creatures or whatever the aquatic plants that are basically living in that particular zone are capable of preparing their food by the process of photosynthesis और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से DO content in that zone is comparatively high और sufficient oxygen available होता है for the creatures to breathe out. Then next is basically we can say that the middle one that is called as a twilight zone. Twilight zone जो होता है वहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना कंपैरेटिवली बहुत कम होती है फ्रॉम द above one, और यू कैन से दैट इट्स वेरी नेग्लिजिबल। एंड इस ट्विलाइट जोन के नीचे जो थर्ड जोन आता है, दिस इज बेसिकली द मिडनाइट जोन विच इज कंसिडर्ड टू बी द डार्केस्ट जोन अमंग ऑल द 3 जोन्स। ये डार्केस्ट जोन है एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट दिस इज द लीस्ट एक्सप्लोर्ड जोन ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम। ह्यूमंस का यहाँ पे जाना या फिर यहाँ इस जगह को एक्सप्लोर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। सो जो फोर्टिक जोन है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द एपिपेलेजिक जोन एंड द सेकंड दैट इज ट्विलाइट जोन दैट कंसिस्ट ऑफ द मेसोपेलेजिक जोन जिसमें ओरफिश पाई जाती है। एंड द थर्ड इज बेसिकली द मिडनाइट जोन्स दैट इंक्लूड्स बैथेपेलाजिक, एबाइसोपेलाजिक एंड हेडोपेलाजिक। पेलेजिक का मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक सिंपली यू कैन सी दिस, ये टॉप सरफेस है, ये बॉटम है, इसके बीच में अगर वाटर है तो वो जो वाटर कॉलम है ना उसको हम पेलेजिक बोलते हैं। सो इट इज बेसिकली द वाटर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सी सरफेस एंड द सी बॉटम। सो दैट इज बेसिकली व्हाट पेलेजिक मींस। ओरफिश जो है वो मेसोपेलेजिक जोन में पाई जाती है। आगे चल के हम इस वीडियो में एंगलर फिश की भी बात करेंगे जो कि जो डीपेस्ट जोन है ऑफ द ओशन दैट इज बेसिकली वी कैन से दैट बाइथेपेलेजिक जोन, वहां पे पाई जाती है।
सो इन जोन्स का जो एक्सटेंशन है ना, आई वुड लाइक टू मेक इट सेल्फ क्लियर, दैट इज बेसिकली बीन फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन इट सेल्फ, कि कैसे कैसे इनका स्प्रेड हुआ है, इन जोन इन ओशंस को कैसे स्प्रेड कर रखा है। तो इन जोन्स का जो स्प्रेड है वो कुछ ऐसे है कि एपिपेलेजिक जोन जो है दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सी सर्फेस अप टू अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स, 200 से 1000 मीटर्स तक जो है वो हमारा सेकंड जोन यानी कि मेसोपेलेजिक जोन। And from 1000 to 4000 meter, the third zone axis, that is bathypelagic zone. And from 4000 to 6000, it is the fourth zone, that is basically you can say a bisopelagic zone. And the last zone, that is basically the hadopelagic zone, that is extending up to 10,000 meters. आपको प्रेशर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या होता है, सी सर्फेस से जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एज यू गो ना डीपर एंड डीपर इनसाइड द सी सर्फेस, द प्रेशर बेसिकली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। से अगर कोई डाइवर है जो 50 टाइम्स मतलब 50 टाइम्स डेप्थ पे नीचे जा रहा है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस फॉर एवरी 10 मीटर इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 1 एटीएम। तो अगर 50 टाइम्स इंक्रीज इन डेप्थ होगा तो प्रेशर विल इंक्रीज बाय हाउ मेनी एटीएम्स, इट इंक्रीजेस बाय 5 एटीएम्स। सो द टोटल pressure at 50 meter depth will be how much? It will be 5 atm, that is basically inside the ocean or inside the sea, and 1 atm that is the atmospheric pressure. So total will be 5 plus 1, that is 6. और फिश क्या है, कैसी है, कहाँ पाई जाती है, तो बात और फिश की हो गई। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस और फिश को लोग रिलेट क्यों कर रहे हैं डूम्सडे से? एग्जैक्टली व्हाई पीपल आर सेइंग दैट और फिश को यहाँ पे स्पॉट किया गया, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट इन द नियर फ्यूचर मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी में हिट द इंटायर ग्लोब एंड ह्यूमैनिटी विल कंप्लीटली गेट फिनिश्ड हियर। इट विल बी अ थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। व्हाई पीपल आर सेइंग सो? बिकॉज जो जापानीज फोकलोर है ना, उसमें और फिश को ना एक स्पेसिफिक सा नेम दे रखा है। और फिश को बोलते हैं डूम्सडे फिश। एग्जैक्टली, डूम्सडे का मतलब होता है कयामत की रात, मतलब द डे एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। सो और फिश को डूम्सडे फिश बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि जापान में जब 2011, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, आई थिंक 2011 में है, जब 2011 में सुनामी हिट हुई थी ना, अर्थक्वेक और सुनामी आई थी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो वहां के लोकल्स बताते हैं कि इस सुनामी के आने से आई थिंक 1 or 2 years बिफोर 2009 और 10 में एक जापान के बीच कोस्ट पे ही 20 और फिशेस देखी गई थी इन द डेड कंडीशन। तो इस चीज को वो उससे रिलेट करते हैं कि जब जब और फिशेस देखी गई हैं सी सरफेस पे या सी कोस्ट पे, इट इज इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर इज गोइंग टू हैपन, सम अर्थक्वेक और सुनामी विल गोइंग टू हिट द ग्लोब। बट साइंस इस चीज को एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में डिनाई करता है। एग्जैक्टली, देयर इज अ थ्योरी व्हिच इज बेसिकली रिफर्ड टू एज ए इल्यूजरी कोरिलेशन। Exactly, illusory correlation. So it's a kind of cognitive bias that makes people to perceive that this thing is basically related to the other thing, and happening of this will basically be onset of the other. मतलब बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि दो थिंग्स एक्चुअल में रिलेटेड नहीं होते, फिर भी लोग उनको रिलेट करते हैं और ऐसा परसीव करते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये होने वाला है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से बहुत लोग मतलब एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन होता है कि ये मेरी लकी शर्ट है, लाइक दिस इज माई लकी शर्ट। अगर मैं ये शर्ट पहन के अपने काम या अपने वर्क या फिर अपने जो भी गुड कॉज के लिए जाऊंगा, इट विल कंप्लीटली गेट फुलफिल्ड एंड आई विल बी सक्सीडेड इन दैट पर्टिकुलर टास्क। ये आपका परसेप्शन है। शर्ट और आपका सक्सेस रेट, हाउ कैन दे बी कोरिलेटेड? सो ये आपने अपने माइंड में परसीव कर रखा है। यू हैव बीन साइकोलॉजिकली adopted yourself to this particular thought that this is the lucky shirt. If I'll wear this particular shirt, then only I'll get succeeded in my job. सिमिलरली ये इल्यूजरी कोरिलेशन जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा है कि अगर ओरफिश देखी जा रही है यानी कि इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी आने वाली है। बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। साइंस इस चीज को नहीं मानता, एंड देयर वर सेवरल हाइपोथेसिस और थ्योरीज दैट हैव बेसिकली बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग दिस कमिंग ऑफ द ओरफिश ओवर द सी सरफेस एंड नियर द कोस्ट एंड ऑल। हाल ही में आपने कई सारे न्यूज सुने होंगे कि लाइक a black sea devil, that was a kind of rare deep sea fish spotted swimming near the ocean surface, that is basically being an indication of some kind of doomsday, or we can say natural disasters like earthquake and tsunami. एंड इतना ही नहीं, हमारे इंडिया में भी आपने एक करेंटली न्यूज़ सुना होगा ऑलिव टर्टल्स के रिगार्डिंग। उड़ीसा के जो रसीकुलिया कोस्ट है वहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑलिव रिडली टर्टल्स को देखा गया है, एंड दे आर बेसिकली इन मैसिव नंबर्स।
ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और एग्जैक्टली क्या ये पॉइंट आउट कर रही हैं अर्थक्वेक सुनामी की तरफ, या कोई और ही रीज़न है और लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपको मैंने ओवरऑल ब्लूप्रिंट था वो तो दे दिया। अब आते हैं मेन कॉज पे कि ये कॉज क्या है कि ओरफिश डीप सी कोस्ट जो डीप सी क्रिएचर है वो आकर यहाँ पे सी कोस्ट के अलोंग फाउंड इन डेड कंडीशन। इसी तरीके से एंगलर फिश जो कि अबाइसोपेलेजिक या बैथोपेलेजिक जोन में पाई जाती है, उसकी साइटिंग से भी रिलेटेड कई सारे र्यूमर्स ऐसे फैलाए जा रहे हैं कि एंगलर फिश भी देखी नहीं जाती। अगर वो देखी जा रही है, सरफेस के पास आ रही है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है भाई, ये धरती खत्म होने वाली है। कई सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसमें से एक ये भी है, मतलब इट कैन बी सेड बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू ना। मतलब आप ऐसे डायरेक्टली कैसे प्रेडिक्ट कर सकते कि भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है? सी, हम ह्यूमंस है, अगर हम धरती पे आए तो हमें किसी न किसी दिन जाना तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप पहले से डेथ प्रेडिक्ट कर दो कि इस मतलब इसका आना इस चीज का संकेत है। यू कांट सी। और एक और बहुत वायरल वीडियो है जो अभी करेंटली मैंने देखा कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ का वीडियो है, आप वो स्क्रीन पे देख सकते हो, वीडियो फ्लैश हो रही होगी, रेड रेन के बारे में। एग्जैक्टली पीपल वे आर सीइंग दैट दिस इज बेसिकली रेड रेन। आई थिंक इंडोनेशिया की बात है शायद, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे रेड रेन हो रहा है, दैट इज बेसिकली इंडिकेशन कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इतने सारे बैड साइंस, इतने सारे यू नो यू नेगेटिव साइंस क्यों आ रहा है नेचर की तरफ से? कुछ तो बहुत खतरनाक सा होने वाला है। रेड रेन एग्जैक्टली इसको अभी तक प्रूव नहीं कर रखा, मतलब साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहा है एग्जैक्टली, बट मेरा पॉइंट तो यही है कि दिस रेड रेन इज नॉट अ साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई थिंक रेड रेन का मतलब है कि बेसिकली वो रेन रेड नहीं थी, रेन तो नॉर्मल ही थी, बट जो सॉयल वहां का था ना, सॉयल इज बेसिकली रेड सॉयल। रेड सॉयल में जो आयरन का कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉयल का कलर जो होता है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का दिखाई पड़ता है। अब जब रेड सॉयल पे पानी गिरेगा तो ऑब्वियसली जब मिट्टी बहेगी तो वो लाल कलर का ही दिखेगा पूरा वाटर के साथ मिक्स होके। सो आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू दैट थिंग ऑल्सो, बट exactly what is behind that has not been discovered yet. It is yet to be discovered, but मेरा point of view तो यही है कि वो red rain नहीं है, exactly that is red soil that is getting mixed with the rainwater and it is appearing as red rain. So before going into the actual cause, कुछ scientific explanations have been proposed regarding this particular overfish. पहला तो है कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब हाँ ठीक है, तो कुछ सिस्मिक एक्टिविटी होने वाली है, तो चांसेस है कि क्योंकि इनका जो होस्ट होता है ना, जो ये जहाँ पे रहते हैं ओरफिशेस या एंगलर फिशेस, ये फॉल्ट लाइंस के बहुत करीब होता है। तो अगर सिस्मिक एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है तो दे कैन उस चीज को भाप सकते हैं और उस चीज के रिगार्डिंग वो ऊपर आ सकते हैं। दैट कैन हैपन, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ. Except this, there were highly other possibilities of coming of the oarfish near the sea coast. Like हो सकता है कि oarfish कोई serious illness से सफर कर रहे हो. Disorientation in the oarfish bodies may also lead to their coming up of the oceans or the seas. 2019 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें पाया गया कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द ओरफिश एंड द अर्थक्वेक. इसके अलावा अगर कुछ रीजंस की मैं बात करूं तो पहला रीजन है दैट इज बेसिकली द climate change. Second is basically the ocean currents. Third is basically disorientation in the orifice, and also we can encounter here the El Nino and the La Nina effects because of which we are basically facing extreme high temperature in the summers, extreme rains in the monsoon, like that. सो ये भी रीजन हो सकता है. सो क्लाइमेटिक चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है इन ओरफिशेस को और क्या ऐसा फैक्टर है जो कॉज कर रहा है इनको ऊपर आने के लिए? बेसिकली जिस जोन में ओरफिशेस सर्वाइव करते हैं ना, दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ वेरी लो टेम्परेचर जोन. आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक कर्व आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली द थर्मोक्लाइन कर्व. बेसिकली क्या होता है कि अप टू अ सर्टेन डेप्थ जो ओशन टेम्परेचर होता है वो जैसे जैसे सरफेस से नीचे जाते हैं वो डिक्रीज होता है, नॉर्मल डिक्रीज होता है, बहुत स्टीप डिक्रीज नहीं होता. बट आफ्टर फ्यू यू कैन से दैट आफ्टर फ्यू मीटर्स द डिक्रीज इज वेरी रैपिड एंड इट इज ड्रास्टिक. मतलब टेम्परेचर बहुत तेज फॉल होता है and in fact it can go into minus as well into some regions. So ये जो ओरफिशेस है ना, ये कुछ मतलब बहुत जो कोल्ड रीजन्स या कोल्ड टेम्परेट जोन्स होते हैं ओशन के उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं, चाहे ओर फिश हो गया, एंगलर फिश हो गया या फिर अदर फिशेस हो गए. बट हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ रही है.
वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस सबको पता है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, कोस्टल फ्लडिंग एंड एक्सेट्रा, दीज ऑल आर हैपनिंग। ओजोन लेयर डिप्रेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है वो इतना ज्यादा हो गया है कि द अर्थ और द एटमोस्फेयर और द ओशन इज नॉट एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर लोड। लैंड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है, एंड एट द सेम टाइम ओशन इज ऑल्सो हैविंग गुड कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बेसिकली रिफर्ड टू एज द ओशन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओशन एसिडिफिकेशन को बात करते हैं हम यहाँ पे। बेसिकली ओशन की कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने की, तो ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को जितना अब्सॉर्ब करता है ना, तो उसमें ओशन की एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। बट एक सर्टेन लिमिट तक ही मतलब वो ठीक है, वायबल है, बट उसके अगर बियॉन्ड हम जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीट पोटेंशियल होता है काफी ज्यादा होता है। So this is basically can be one of the reason because of which ना the temperature in the deeper zone is rising, और उस टेम्परेचर को राइज होने की वजह से वो कॉम्बैट कर रहे हैं। उनकी अडॉप्टेबिलिटी है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर जोन में रहने की, बट अगर टेम्परेचर राइज होगा तो उसको ढूंढने के लिए लो टेम्परेचर जोन को दे विल बेसिकली मूव हियर एंड देयर। तो वो राइज हो रहे हैं टू फाइंड देयर अडॉप्टेबिलिटी कंडीशंस, and when they are unable to find, when they come to the near to the source seashore, they are basically getting died. So that can also be the one of the reason. I think this is the more viable reason as compared to the one that has basically been proposed that earthquakes and tsunamis are going to happen, earth is going to demolish and all. On one hand, we are saying that it's the climate change that is impacting and the overfishes are basically coming up. ऑन द सेकेंड थॉट, अगर हम ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि मासिव नंबर में उन्होंने नेस्टिंग की है और एग्स को ले किया है बीच कोस्ट पे, एंड दैट इज़ बेसिकली अ गुड थिंग बिकॉज कई सालों बाद ये ऐसा हुआ है। सो दैट इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन कि साइंटिस्ट ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इम्प्रूव क्लाइमेटिक कंडीशंस दिस इज़ बेसिकली मेड बीन पॉसिबल। सो एग्जैक्टली दोनों स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्टरी हैं, एक जगह क्लाइमेट इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरी जगह क्लाइमेट जो है इनको बेनिफिट कर रहा है। सो वी कांट एग्जैक्टली कमेंट दैट व्हाट्स द रीजन, एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट अनलेस अंटिल सम स्पेसिफिक डिस्कवरीज हैव बीन डन बाय द साइंटिस्ट और समथिंग हैज बीन गॉट प्रूवन। तो आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि इन शॉर्ट जो ये रूमर्स स्प्रेड हो रहा है ना कि डूम्सडे है, मतलब डूम्सडे, इट्स द ऑनसेट ऑफ डूम्सडे और अर्थ इज गोइंग टू एंड, इज एवरीथिंग गोइंग टू फिनिश, आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू ट्रस्ट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अपने अपने लेवल पे सब कोई अपने अपने व्यूज दे रहा है। उनका इनडायरेक्ट मतलब पर्पस नहीं होगा रूमर्स फैलाने का, बट जो उनको पता है वो बता रहे हैं। मुझे जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो यानी इट इज अप टू यू, बट मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे आपको ये चीजें बता रहा हूँ। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मतलब अर्थक्वेक्स या सुनामीज आ सकती हैं अगर ओरफिसेस आ रहे हैं, क्योंकि वो फॉल्ट लाइन के करीब रहते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर विल सेवरल अदर थ्योरीज लाइक डिसओरिएंटेशन थ्योरी इज देयर, लाइक यू कैन से द क्लाइमेट चेंजेस कैन आल्सो अफेक्ट द existence of ओरफिसेस एंड द एंगुलर फिशेस इन द डीप जोन्स ऑफ द ओशन। सो वी कांट एग्जैक्टली से लाइक दैट। और एक मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कई सारे जो मतलब काल्पनिक चीजें हैं ना, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं, लोग उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लोग ऐसा कह रहे हैं कि लेवाइथन, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट, बट लेवाइथन जो है एक टाइम का ब्लैक सी मॉन्स्टर और वी कैन से दैट अ सी डेविल, इन सब का ऊपर आना ये इंडिकेशन है कि लेवाइथन आने वाला है और दैट विल गोइंग टू पोज अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। सो आप इस वीडियो में देखो इसमें कैसे बता रहे हैं इस चीज को कि हाउ द अर्थ इज गोइंग टू एंड, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें वही चीज थी, तो मैं यही कहूंगा कि इन रूमर्स पे ट्रस्ट मत करो, डू योर वर्क एंड अगर कुछ होना रहेगा तो वो होएगा ही। वी कांट नेचर इज वेरी पावरफुल, नेचर इज ऑलमाइटी, नेचर कुछ भी कर सकता है, नेचर अगर बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, नेचर अगर क्रिएट कर सकता है तो डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। सो वी कांट चैलेंज टू नेचर, अगर वाकई में ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस को खतरा है तो वो होएगा ही, वी कांट डू एनीथिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों, इन सारे इंसिडेंट्स को होने से आप उस चीज से रिलेट कर दो, यू कांट ना, यू डोंट
panic or bother about it. And with this, I would like to end this particular video. Hope you enjoyed this particular lecture. Stay tuned for more such videos, and study Spectre says you. Bye bye.